हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे कर रहे होंगे। दोस्तों, तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अगर आपका पेपर 5 तारीख को हो जाएगा तो ये मत आपको अफसोस करना पड़े कि भैया हमने तैयारी नहीं किया था, हमारा पेपर नहीं निकला। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अभी भी अगर आपके पास टाइम है, हमने एक आपको 25 दिन का टाइम टेबल आपको बना करके दिया है, 25 दिन का शेड्यूल दिया है कि आप 25 दिन में कैसे बेस्ट स्कोर 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप 120 प्लस स्कोर आराम से कर ले जाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को। जैसा कि उस वाले शेड्यूल में हम बताए थे कि हम जो है आप जो है चाहे बुक से चाहे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को आप पढ़ लीजिए, आपका 100 प्लस ऐसे आ जाएगा। कुछ थियोरीज आती हैं, उसको पढ़ लेंगे तो आराम से आपका काम 120 आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम उसी सीरीज में पढ़ेंगे। ये हमारा आज का पेपर है 9 दिसंबर। दोस्तों ये हमारा पेपर है 9 दिसंबर 2018 को पेपर आया था। इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरा 150 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 2018 में जो पेपर हुआ था सबसे कठिन हुआ था। लेकिन पेपर का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, बस अभी आप 1 घंटे में देख लेंगे। 1 डेढ़ घंटे का जो भी हमारा सेशन होगा इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा फास्टली ख़त्म होगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन ख़त्म करना कोई आम बात नहीं होती है दोस्तों। और देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन हम कम करेंगे क्वेश्चन का, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी टेक्निक, ठीक है, उस पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा दोस्तों इसका पीडीएफ। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। थोड़ा सा निर्देश अब फिर लिखिए, यहाँ पर निर्देश लिखा है, इस निर्देश को भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी लोग यहीं से गलती कर देते हैं। तो निर्देश देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए इसमें दिया गया सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। कहीं कहीं आपको चारों विकल्प सही लगेगा, तो उस चारों विकल्प में से आपको जो सबसे बेस्ट आंसर है वही आपको चुनना है। ये देखिए यहाँ पर कहा गया निर्देश में। तो चलो भैया हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं। देखो भैया, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ऐसे उसे मत इधर करना, एकदम कॉपी कलम लेके चाहे बैठ जाइए। जो क्वेश्चन ना आए उसको लिख लीजिए, या तो जो क्वेश्चन ना आए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो भैया आगे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि देखा जाए कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब लिंग भूमिकाएं के बारे में अगर देखा जाए, लिंग भूमिका किसे कहते हैं दोस्तों? जेंडर भेदभाव कहाँ होता है, मतलब जेंडर बाइस कहाँ होता है, कहाँ लड़का लड़की कहते हैं लड़के ये काम नहीं करना चाहिए, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी। तो हमारा जो है कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर भेदभाव? तो सामाजिकरण में आपका भेदभाव किया जाता है दोस्तों। ठीक, संस्कृत में भेदभाव किया जाता है भैया जानते हैं, मीडिया में भी भेदभाव किया जाता है, लेकिन ट्यूशन में आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आपका ट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट आराम से समझाएंगे दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। देखो चलो भैया आगे देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया गया है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड टेस्टिंग में से, टेस्टिंग जानते हैं ना, स्टैंडर्ड टेस्टिंग में से एक कौन सा है, मतलब उनमें से एक हमारा ऐसा है कि जो है इसमें से नहीं होना चाहिए। क्या है? अब देखिए किसी बच्चे का टेस्टिंग करेंगे तो क्या आपका नहीं होना चाहिए, देखिए आंसर समझ में आएगा। अभी देखिए, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, पहला ऑप्शन। दूसरा, बड़ी आबादी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे क्षमता की तस्वीर नहीं देते हैं, सॉरी दोस्तों, बच्चे क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, या वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अगर देखेंगे यहाँ पर, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या लिखा गया है, वे बच्चे स्पष्ट क्षमता की तस्वीर नहीं देते हैं। इसका हमारा ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सही से बच्चों का परीक्षण करेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर मिल जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ये वाला देखिए, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 3 वाला। ठीक, आगे भैया देखो हमारा तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। आप लोग हार्वर्ड गार्डनर के बारे में अगर जानते होंगे तो उनके हैं, वो कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की होती हैं, और बुद्धि
कई प्रकार नहीं, बुद्धि 8 या 7 प्रकार से वो जो है विभाजित किए हैं बुद्धि को, मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में आप लोग बुक से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब हर एक टेट के पेपर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो भैया देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा गया है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। एक सीखने के लिए मूल्यांकन, एक सीखने के लिए मूल्यांकन क्या हो सकता है कि हम कितना जो है बच्चों को सिखा चुके हैं, और सीखने का मूल्यांकन ठीक हम कितना सिखाने में सक्षम रहे हैं। ठीक है, सीखने सिखाने का मतलब होगा जैसे हम पढ़ा रहे टीचर है, हम आपको कितना सिखा चुके हैं, ठीक है, कितना सिखा चुके हैं हो गया, और हम कितना सिखाएं उसमें से कितना % आप सीख चुके हैं, इन दोनों को में अंतर होता है ना, तो वही हमारा इसमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये हमारा कहा गया है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण नीति का चयन करने में। मतलब अगर बच्चा सही से सीख नहीं रहा तो उसमें हम शिक्षण नीति में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, बच्चा और आसानी से सीख जाएगा। आगे देखिए हमारा दिया गया है पांचवा क्वेश्चन लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अब देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का भी एक क्वेश्चन बन गया। आप लोग क्वेश्चन को पकड़िए, देखिए कहाँ कहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछता है। आपको हम बताए थे जब 25 दिन का प्लान बता रहे थे, तो हम बताए थे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन का से संबंधित नहीं है, तो बताइए यह शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, या बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो हमारा भैया ये देखिए इसके लिए नहीं है, या बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में तय करता नहीं, ये हमारा होता है कि हम बच्चों को कितना सिखा रहे हैं, बच्चा हमारा कितना सीख रहा है, कितना सीखने में हमारा सक्षम हो रहा है, इसके लिए हमारा होता है। ठीक, आगे देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकते हैं। प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग खूब जानते होंगे, पढ़े होंगे कि जो है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में एक अंतःक्रिया होती है, उसके कारण बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। मतलब जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं आनुवंशिक रूप से, मतलब अगर मान लीजिए बच्चों का जो है बुद्धि तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको वातावरण नहीं मिल पाएगा तो बच्चा फिर भी नहीं प्रतिभाशाली बन पाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो किस आवश्यक माहौल की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, मतलब सामाजिक रूप से वंचित बच्चे मतलब हो जाएगा SC ST, मतलब जो थोड़ा सा ऐसे कास्ट से, ट्राइबल कास्ट से हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से मतलब होता है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, तो उनको किस माहौल की आवश्यकता है भैया बताइए, आंसर दीजिए। तो उनको आप क्या करेंगे भैया, उनको सबसे बढ़िया बात ये होता है कि उनको उनके संस्कृत और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। मतलब वो जिस संस्कृति या जिस भाषा को सीख कर आ रहे हैं, उस भाषा को पहले आप सुनेंगे, उनकी भाषा को बेइज्जती नहीं करें, मतलब उनकी भाषा को बेइज्जती नहीं करेंगे, उनकी भाषा का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और उनको उसी भाषा में उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो हमारा लिखा गया कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ठीक, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो क्या इंटरप्ट करेंगे, कौन सा हमारा है इसमें। देखिए अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दिए जाने पर, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। मतलब एक बच्चा है प्रतिभाशाली है और सृजनात्मक बालक है, इसका मतलब क्या होता है कि बालक मतलब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा चीज़ करने की, सीखने के बारे में प्रेरित है, तो उसको आप अतिरिक्त समय दे करके कुछ नया बताएंगे तो बच्चा और सीखेगा और आगे बढ़ेगा। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा गया अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त नहीं है। तो तरीका नहीं उपयुक्त है, कौन सा निगेटिव सेंटेंस है, देखिए नहीं उपयुक्त है तो निगेटिव सेंटेंस आप लोग देख लीजिए। तो बेचैन होने पर, अति संवेदनशील मतलब होता है कि जो बच्चे थोड़ा हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब जैसे कि कोई चीज़ होता है जल्दी से कोई काम कर लेंगे आप, मतलब जो डिस्टर्ब करते हैं बच्चे, ये समझ लीजिए, चाहे वो
मेंटली डिस्टर्ब करते हो चाहे फिजिकली डिस्टर्ब करते हो, तो यही हमारा होता है। तो उनको बेचैन होने पर उन्हें फटकारना चाहिए, उनको समझाना चाहिए आराम से, कहाँ बच्चा बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं। किन बच्चों को पहचान करते हैं, तो हमारा सृजनात्मक बालक को पहचान करते हैं। देखिए अलग अलग सोच का मतलब होता है कि जैसे एक समस्या को जो है हल करने का उसके पास कितने तरीके हैं, बहुत तरीके हो जाते हैं जो हमारे सृजनात्मक बालक होते हैं। आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ठीक, कौन सा जो है समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। देखिए इसमें आंसर पढ़िए क्या लिखा गया है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, या किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो दिया है निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछा, ऑप्शन नंबर 3 इसका अभिसरण मिस होता है दोस्तों। कि मतलब जैसे एक क्वेश्चन है कि उसका एक ही आंसर, मतलब जैसे बोला जाए कि हाँ जो है मतलब बहुत छोटा सा आंसर हो जाए, एक लाइन का आंसर हो जाए, ऐसा नहीं कि उनसे जो है अपसरण वाले मतलब थोड़ा लंबा क्वेश्चन पूछेंगे कि जिसका आंसर बहुत लंबा हो, बहुत बच्चे सोचें, तो उसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है। संवेग जानते हैं आप लोग, डर भय क्रोध है, हमारा डर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, संवेग किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। कितने होते हैं, 14 होते हैं, आपको पता होगा। आगे देखिए एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, बच्चा जवाब दूध बूथ पर दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल भैया, बच्चा हमारा गया था वहाँ पर, तो बच्चे ने देखा कि हाँ दूध पर वहाँ पर बूथ जो दूध वाला है वहाँ पर क्या मशीन से मिल रहा था दूध, तो बोला कि जो है जो दूध दे रही है वो मशीन दे रही है। तो हमारा इसका सही अवलोकन जो किया था, अवलोकन के आधार पर बच्चा बोल रहा है। ठीक, आगे देखिए हमारा क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। ठीक है, क्या शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। मतलब ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट करो कि जहां बच्चे आपस में प्रश्न करें या शिक्षक से प्रश्न करें, पूछें और बच्चे सीखें वहां से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा में ऐसी शिक्षा जो मतलब बच्चे सीखने में बहुत अच्छे रुचिकर हों, मतलब बच्चे एकदम सीख रहे हों, तो ऐसी कौन सी कक्षा है। ठीक है, ऐसी कक्षा कौन सी है बताइए। तो अब देखिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह के अंत में मुक्त नहीं दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसका सभी आंसर को। देखिए वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक से सेल्फ रखी हो, जो कुछ दिन भी प्राप्त किया जा सके। दोस्तों हमारा इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर आप सभी में देखेंगे तो इसमें से जो पॉजिटिव सेंटेंस है ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ पर आपको कोई भी किताब अगर चाहे तो तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, और उसको आप पढ़ सकें। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है दोस्तों, तो ये देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। कक्षा में जो हमारा पाठ्य पुस्तक है वे एक हमारा सीखने का क्या है, एक सामग्री है और कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ प्रस्तुत करती है। आप लोग इसको रट लीजिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है जिसको कहते हैं रचनावाद दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मत भुलाइएगा।
आगे देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है। प्रेरित मतलब मोटिवेटेड समझा जाता है कब 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 समझा जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जब प्रश्न पूछते हैं तब हम जो है उनको मोटिवेटेड समझा जाता है। ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी तीनों आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो अधिगम सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। वीडियो फास्ट हो रही है, लेकिन क्या है कि आपको समझाना है, थोड़ा सा वीडियो हमको जल्दी ख़त्म करना, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो ख़त्म होने में भी समय लग जाते हैं दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या कहा गया, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है। ठीक है, तो किस तरह मदद करता है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, मतलब क्या हो जाएगा, अनुशासन होना चाहिए। जानते हैं अनुशासन होने से क्या हो जाएगा, बच्चे आप जो है आप कक्षा में अच्छे से पढ़ा सकते हैं और बच्चे अच्छे से सीखेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभी इसके जस्ट पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके पहले जस्ट बता चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन देख लीजिए। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी निर्धारित की जाती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छी देखभाल के लिए पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता नहीं भैया, ऐसे नहीं हो सकता। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास से में महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ लेंगे दोस्तों। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ हमारे अन्य पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे आपको बताएं हैं कि अगर बुद्धिमान बच्चा पैदा होगा लेकिन उसको चोरों वाला माहौल दे दिया जाएगा तो चोर ही हो जाएगा। बुद्धिमान हो जाएगा होने पर भी वो चोर हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अच्छा माहौल दिया जाएगा तो लड़का अच्छा डेवलप कर जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो भैया निरंतर अभ्यास का नियम जो है ये थार्नडाइक कहे हैं, थार्नडाइक का है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और सभी पियाजे का सिद्धांत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो हम बताए हैं जीन पियाजे का सिद्धांत, कल हम वीडियो दिए थे, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि जीन पियाजे किस सिद्धांत को कहे थे। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतीकात्मक भाषा पर विचार जो था ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक जो है की सीमा नहीं है, और सभी होते हैं, ये सभी होते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक विचार नहीं होता है। ठीक, पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यह समय बिताने का सुखद तरीका। मतलब जो बच्चे खेलते हैं, ठीक, तो क्या है कि बच्चे जो खेलते हैं उनको खेलने का जो सबसे एक ऐसा तरीका है जो सबसे उपयुक्त तरीका नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यह उनका समय बिताने का सबसे उपयुक्त तरीका है, ये सुखद तरीका यह गलत है। और सभी हमारा खेलने से उनकी इंद्रियां उत्तेजित होते हैं, सही है। खेलने से बच्चे नए कौशल को सीखते हैं, सही हो जाएगा। वे अपने शरीर में निपुणता प्राप्त करते, खेलने से बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत हो जाएगा। जो गलत है उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है, तो ये हमारा 2 वाला सही हो जाएगा। देखो 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। मतलब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे बच्चे एकदम डीपली एकदम घुस करके सोचेंगे। तो ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, तो ऐसा आंसर हो जाएगा कि इस तरह एक मान लो एक क्वेश्चन है तो उसको आपको कितने विभिन्न तरीकों से हल कर सकते हो, तो यही हमारा तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। देखो आगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील का शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करने का तरीका क्या होता है, किस बच्चे में ज़्यादा से किस जो है हमारा शिक्षण जितने बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं, तो हो जाएगा व्यक्तिगत अधिगम, समूह क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। ठीक है, ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जब बच्चे अपने से करके सीखेंगे, परियोजना विधि से सीखेंगे, सहयोग करके एक दूसरे से सीखेंगे, तो बच्चे ज़्यादा सीख ले जाएंगे। ठीक है,
आगे देखिए हमारा क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक, तो अब बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा कि शिक्षा, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और वास्तविक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ये बार बार कहा जाएगा कि बच्चों को कभी भी शिक्षा दें तो आप उसके दैनिक जीवन से रिलेट करके बच्चों को शिक्षा देना है। अगर इस प्रकार सेंटेंस मिलेगा आप तुरंत सही कर देंगे, और निगेटिव मिलेगा तुरंत आप गलत कर देंगे। ठीक है, चलो आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, एक एक चीज़ नहीं हो रहा हो भैया बताइएगा, क्लियर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो फास्ट चल रही होगी। कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो जाएगा ना तो आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको उसका जो है दोस्तों यहाँ 70 होगा 33 होगा। ठीक है, मतलब 82 99 56 70 33 पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो को, हम तो आप समझा देंगे कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। इनके बारे में भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बता चुके हैं। अगर इनके सिद्धांत को आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके देख लीजिए। क्या कहा गया है, किसे माना जा सकता है। कहा गया कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यह विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर इसका हमारा 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्योंकि ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित थे, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम बताएं दोस्तों, इस थ्योरी में आप लोग देखेंगे निकटवर्ती का क्षेत्र संबंधित है। आप लोग जानते हैं विकासात्मक के उस चरण को जब बच्चा सीखने की जिम्मेदारी लेता है, ठीक, जिसको कहते हैं दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये एक संदर्भ को जिसमें बच्चे का सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर लेता है। मतलब जैसे बच्चों को, अब बच्चा कोई कार्य कर रहा है, थोड़ा सा आप हेल्प कर देंगे तो बच्चा कार्य सीख कर लेगा, उसको कहते हैं हम ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला ये दोनों क्वेश्चन आपका किससे हो गया, वाइगोत्स्की से के सिद्धांत से संबंधित हो गया। तो वही हम आपको बताए थे कि 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक, आगे देखिए उभयलिंगी व्यक्तित्व तो किसी क्या होता है कि जिसमें जो है मेल और फीमेल दोनों का गुण दिखेगा, उसको उभयलिंगी कहते हैं। भाई नाम से दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो भैया एक हमारा चीज़ का स्वाहा हो गया, स्वाहा मतलब गणित का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। 30 सॉरी CDP का हमारा पूरा पूरा हो गया कंप्लीट भैया, हो गया। चलो भैया आप बढ़ते हैं, हमारा कहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम बढ़ेंगे आपका गणित की तरफ। गणित को थोड़ा फास्टली ख़त्म करेंगे। तो लिखा गया है अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। एक जानते हैं आप लोग, गाँव में देखे होंगे ना, अनपढ़ रहता है जो है दुकानदार, और जोड़ता बड़ी मस्त है, अच्छे से जोड़ लेता है। तो क्या वो उसने पढ़ा रहता है, कोई चीज़ नहीं पढ़ाता है। तो आपको भी बच्चों को ये बताना है, जैसे बच्चों को अगर मैथ नहीं आ रहा तो उनको अगर रियल लाइफ से रिलेट करके बच्चों को बताएंगे तो वो बच्चों को जो है सीख जाएंगे। ठीक है, तो वो किस प्रकार से मैथ यूज, मतलब जो अशिक्षित दुकानदार होता है वो कौन सी मैथ यूज़ करता है। ठीक है, उनको उस मैथ को आप कैसे बताएंगे कि ये हमारे लिए मतलब किस प्रकार के मैथ रहता है। तो हमारा हो जाएगा संबंधित समस्याओं को हल करने में। ठीक है, वो जैसा मैथ हल करता है वैसा मैथ आप बताएंगे हाँ कैसे कैसे वो हल करता है, इस तरीके को समझाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। अब देखिए कैसे संभालना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा गया है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूह में रख करके, लिखा है विभिन्न समूहों को कैसे संभालना चाहिए। अब भी मतलब जैसे मान लीजिए कि इसका मतलब ये कहा गया है कि मतलब कक्षा में अलग अलग प्रकार के सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े या विकलांग बालक, मतलब कई प्रकार के बालक हैं, तो उनको कैसे आप संभालेंगे। तो आप लोग RTE 2005 पढ़े ना, तो एक ही साथ में बैठाना है, एक साथ पढ़ाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ही कक्षा में सभी बच्चों के साथ समूह में रख कर, हमारा पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भैया
इसका आंसर दोस्तों अगर देखा जाए तो जो बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, एक ही क्षमता वाले समूह को एक साथ, सॉरी दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होगा हमारा, पहला वाला ही आंसर सही होगा। ठीक है, पहला वाला ही आंसर इसका सही होगा, ये 4 नहीं सही होगा, ये हमारा आंसर सही होगा। क्योंकि अगर समावेशी शिक्षा के आधार पर देखा जाएगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे RTE 2005, हमारा इसका आंसर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गणित सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं। किस लिए हमारा गणित सीखने का प्रतिफल लिए विकसित किए गए हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, कि बच्चे सीखने में जो है अच्छा प्रदर्शन करें। आगे देखिए बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या वर्ष के अंत की परीक्षाओं को लिए बच्चों को तैयार किया जाए, या गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं। तो अब बताइए इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा आगे, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों के द्वारा बच्चों की क्या उपलब्धि स्तर को बढ़ाई जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 35 से 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब कार्य एक गतिविधि है, कक्षा में हो रहा कार्य एक गतिविधि, कौन सी गतिविधि है? तो बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों का संपट से नकल करना, बच्चों में अन्वेषण लगना, या शिक्षक समझाते हैं कि किस प्रकार से हल करते हैं। तो लिखा है कार्य गतिविधि, तो अन्वेषण में एकदम लगे रहेंगे। अन्वेषण मतलब कोई नया चीज़ खोजने में लगे रहेंगे। ठीक है, तो हमारे इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अन्वेषण में जाते हैं ना, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में लगे रहेंगे। इंग्लिश अगर समझ लेंगे तो आप लोग आसानी से समझ लेंगे। एक्सप्लोर मतलब उसको तोड़ने मोड़ने में लगे रहेंगे। एक क्वेश्चन है उसको 4 प्रकार से लगाने के लिए लगे रहेंगे, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है ना भैया? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। लिखा गया बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? लिखा है क्रमबद्धता, लिखा गया संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, या समूह बनाना, या एक संगतता। तो हमारा समूह बनाना नहीं हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और वही जो गलत है उसमें बताना हमारा सही है, तो हमारा हो जाएगा क्या? हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है हमारा, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चे से आप पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बताइए भैया, आप क्या कह सकते हैं? आंसर ऑप्शन पढ़िए। लिखा गया है कि बच्चे ने किसी बंद आयताकार क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। भैया ये बताइए, का एक का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और कुछ नहीं होता क्षेत्रफल? आगे देखिए, बच्चा क्षेत्रफल की परिमाप अवधारणा के बीच में उलझन है। बच्चा क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, बच्चे को सिर्फ क्या पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा गया? 37 नंबर क्वेश्चन, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये कौन सी बात होती है भाई? ये नहीं हो सकता। हर कोई गणित सीख सकता, बस सिखाने वाला सही होना चाहिए दोस्तों। गणित कठिन नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए हमारा, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया बताइए? अब बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? आगमन विधि का, निगमन विधि का, कि व्याख्यान विधि का, कि हमारा हो जाएगा आपका प्रयोगशाला विधि का, कि हमारा हो जाएगा आगमन विधि का? तो अब देखिए क्या कहा गया है कि जो है टीचर क्या दिया सबको पेज दिया है। ठीक है, अब पेज के आधार पर सब लोग आंसर देंगे दोस्तों। पेज को देख कर आंसर देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका निगमन हो जाएगा कि व्याख्यान हो जाएगा? सोचिए, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है।
ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस इसको आप लोग अगर आंसर देखेंगे सही से तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा हो जाएगा देखिए आगमन विधि। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल से उसके बारे में खोजेंगे। एग्जाम्पल मतलब क्या है, एग्जाम्पल पहले आगमन मतलब कोई चीज़ था तो मतलब इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेम सीधा सीधा आगमन विधि। मतलब उदाहरण से जब हम अगर किसी थ्योरी पर आते हैं तो हमारा आगमन विधि हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना कौन सा कथन संकल्पना के बारे में सही नहीं है। ठीक है, क्या लिखा गया है, संकल्पना केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, या संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण से पूर्व ज्ञान जोड़ने में सहायक है, या संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित उदाहरणों और उन्हें जोड़ने वाले लिंक को ग्रहण प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो भैया जोड़ आ गया। अब एक जोड़ आपको नहीं आता है, दिया गया है कि हमको दिया गया है 2/5 और 4/5, इसको जोड़ना है तो 2/3 और हमारा 4/5। तो इनका ले लीजिए लासा, कितना आ जाएगा 15। 3 का पहाड़ा पड़ी कितनी बार 15 में जाएगा 5 बार, और इसी 5 का गुणा करिए 2 में, 5 दूना 10। ठीक है, 5 का पहाड़ा पड़ी 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 15 10 और 12 कितना होता है 22 होता है, 22/15 हो जाएगा। 15 से भाग दीजिए, 15 कन 15, 15 में कितना जोड़ेंगे 22, 7/15। तो एक सही 7/15 हमारा आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया है ना, ये पहले सेमेस्टर में था, अगर बीटीसी आप लोग किए होंगे तो पहले सेमेस्टर आपको मिला होगा। आसान क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक, आगे देख लीजिए भैया, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, नीचे दिए गए आकारों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। दिया गया है इनमें समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें समचतुर्भुज नहीं है, इनमें 2 आयत है, इनमें सभी समांतर चतुर्भुज हैं। तो भैया इनमें समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसको ऐसे होता है, एक आयत होता है उसका मुंह बिगड़ जाता है, तो ये एक आयत होता है ना, इसको बजाय तिरछा कर देते हैं तो हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाता है। मतलब इसकी समांतर चतुर्भुज दोनों भुजाएं, ये भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन एक कोण 90 अंश का नहीं होता, तो समांतर चतुर्भुज तो नहीं है। ठीक, और लिखा गया ठीक कथन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। किसमें से कौन सा आंसर गलत है, तो देखिए 2 समचतुर्भुज है, ये वाला है और ये वाला हमारा समचतुर्भुज है। ठीक है, इसमें सभी समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए सभी समांतर चतुर्भुज हैं, 1 2 3 4 सभी समांतर चतुर्भुज हैं, नहीं है। आगे दिया गया इनमें 2 आयत हैं। अगर 2 आयत देखा जाए तो हमारा ये देखिए 2 आयत दिख रहा है, क्योंकि वर्ग को भी हम आयत की तरह गिन सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो दिया गया है कौन सा कथन ठीक नहीं है भैया, ये बताइए कौन सा कथन समचतुर्भुज नहीं है, इसमें एक समांतर चतुर्भुज, इनमें एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, आप देखिए इसका देखिए, और इसमें लिखा गया सभी समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो हमारा अगर सम चतुर्भुज है तो उसको भी हम समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वर्ग को आयत मान लेते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखेंगे तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या इसमें एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा एक नहीं, इसमें कई हो जाएंगे, ये भी हमारा समांतर हो जाएगा, ये भी हमारा समांतर, क्योंकि सम चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन देखा जाए तो क्या लिखा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, पूछा गया था, आधे लोग गलत कर दिए थे। लिखा गया 11,1111। तो भैया ऐसा लिखना है आपको 11,000। ठीक है, उसके बाद 1100, इसके बाद 11 जोड़ लो, 1 1 1 2 1। ठीक है, 12,111 कहीं लिखा है, ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। बस खत्म, यही करना था। कुछ लोग तो खोजे होंगे विकल्प में, मिला एक नहीं मिला, नहीं मिला ऑप्शन, इसको मार दिए होंगे कुछ लोग। नहीं भैया, इसको आपको जोड़ना है सबको, क्योंकि ऐसा आंसर ही नहीं आएगा 11,111। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलती मत करनिएगा भैया। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया है बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर संख्या रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए संख्या रेखा दिया है
ठीक है। तो दिया गया है कि इन संख्याओं को प्रतिनिधित्व करते हैं तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, पकड़िए पहले यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये 2500 है, ये 3900 है, ठीक है। और इस बीच में खाना गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने हैं। लेकिन 25 में कितना जोड़ेंगे आप, 3900 आ जाएगा। 2500 में अगर आप 1400 जोड़ेंगे, 14,000, 25,000 में अगर 14,000 जोड़ेंगे तो आपका 39,000 आ जाएगा। और इस 14,000 ये 7 खाने के बराबर है, तो एक खाना बराबर कितना हो जाएगा, 2,000। कुछ समझ में आया ना। अरे भैया 14 खाना जो है, 14,000 बराबर 7 खाना, तो एक खाना बराबर 2,000 हो जाएगा, निकाल लेंगे नहीं, क्योंकि 14 से जब 14 में अब 7 से भाग देंगे आपका 2,000 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 7 खाना बराबर आपका 14,000 हो गया, ठीक है। तो एक खाना बराबर हमारा हो जाएगा 14,000 बटे 7, तो बराबर हमारा हो जाएगा 2,000, ठीक है। एक खाना बराबर आपका 2,000 आ गया। अब ए और बी के बीच में खाना गिनिए, ये स्पेस, तो गिनिए देखिए कितना आएगा। देखो एक, ये वाला एक पॉइंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आ रहा है। तो एक बराबर 2,000 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 गुणे 2,000, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22,000 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 22,000 इकाई। तो 22,000 कहीं मिला है भैया, 22,000 यहाँ देखिए आपको दिया है, 22,000 इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। एक खाना बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2,000, तो 11 खाना बराबर 22,000 निकल जाएगा ना, गलत नहीं होगा ना। चलो आगे दे दिया गया है 3/1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। कुछ नहीं यार, इसमें भाग देना है, तो इसको 3/1/4 को आप पूर्ण भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो कैसे, इसका गुणा इसमें करते, इसको जोड़ देते हैं। तो 3 चौके 12, 1 13/4, ठीक है, 13/4। और इसमें कितना बनाया जा सकते हैं, 1/16, तो 1/16 से आप को दे देना है भाग, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं यहाँ एक बटा है, तो इसको ये हमारा उल्टा हो जाता है। कैसे होता है, लिखा है 13/4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा 13, ठीक है, उल्टा हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा है, फिर से हो जाएगा 13/4 गुणे 16/1, ठीक है। आप 4 से काट देंगे, 4 चौके 16 और 13 चौके 52, हमारा आ जाएगा 52 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52। कैसे लगा फिर से बता रहे हैं, इसको पूर्ण भिन्न में चेंज किए तो हमारा हो जाएगा कितना आया आपका, 13/4। इसमें भाग दिए कितना, 1/16 से, तो कहीं हमारा बटे बटे होता है ना, तो ये हमारा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 13/4 गुणे 16/1, 4 से काट देंगे, 4 चौके 16 और 13 से यहाँ 13 गुणे 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इसका 52, तो 52 पैकेट हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो भैया आगे आगे देख लो, हमारा क्या है 45 नंबर क्वेश्चन देख लो। हरीश 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। पूरा यात्रा के कितने मिनट लगा, समय निकालना है। चलो निकल जाएगा ना समय, कैसे निकलेगा। अब देखो लगाने का तरीका इसका है, 18 बजे चला है, 22 बजे पहुंचा है, तो पहले 18:40 से निकाल लो भैया तुम 22:40, ठीक है। 18:40 से 22:40 निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 में कितना जोड़ेगा, 22 आ जाएगा 4, मतलब 4 घंटा आ जाएगा 22:40। 22:40 जान है ना यहाँ, लेकिन 22:40 नहीं 22:20 दिया है, तो 4 घंटा में से आप 20 मिनट घटा दोगे, 3 घंटा कितना आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। अगर थोड़ा सा टाइम के बारे में जानकारी होगा तो आ जाएगा ना। कैसे, अगर नहीं समझ आता है ना, तो पहले 4 घंटा को आप कर लो 3 घंटा 60 मिनट में, और 60 मिनट में से आप 20 मिनट निकाल दोगे, 3 घंटा 40 मिनट बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा। कठिन क्वेश्चन नहीं था ना, समझ में आया। पता नहीं कैसे बोलते थे लोग, बड़ा कठिन था। हाँ सर ये नहीं आया था। आगे देख लो भैया 46 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। लिखा गया है 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों, अच्छा, बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है। भैया ये नहीं ध्यान देना है। इसका मतलब ये है कि देखो बता रहे हैं, समझो। अगर मान लो 200 ml का 200 ml है और 200 ml को 4 बार लोगे तो आपको कितना ml हो जाएगा, 800 ml हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, 800 ml हो गया।
और 400 ml को 4 बार 3 ml भरोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1200 ml। ठीक है, अब इन 800 1200 को जोड़ोगे 2000 ml हो जाएगा। तो 2000 ml की हमारा बाल्टी पहले वाली भरा गया। समझ में आया कि नहीं आया? पहला वाला हमारा इस 200 में जोड़ना है, 200 का गुणा करना है, दूसरे वाले में हमारा जो करना है 4 का गुणा। पहले 4 में इसका और इसमें वाले में इसका, तो दोनों को आप यहाँ देखिए इसमें करना है। फिर से बता रहे हैं, देखो पहले का 4 था, 4 का गुणा आप 200 में किए, कितना आ गया आपका 800 ml। ठीक, 800 ml मतलब 200 ml का चार डिब्बा आप लोग भरे तो कितना आ गया आपका 800 ml। फिर जो है यहाँ 4 लिखा, 400 का 4 का 300, 4 बार 300 ml भरे हैं तो 1200 आ गया। अब 1200 800 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2000 ml। ठीक है, 2000 ml मतलब इससे भरा गया। आगे देख लीजिए, इसको देखते हैं 200, इसे इसमें देख कर ना, इसको देख कर ऐसे निकाल लेना है आंसर। अगर 200 ml को देखेंगे 7 बार भरेंगे तो 200 ml 7 बार भरेंगे तो आपका आ जाएगा 1400। ठीक, और फिर 300 ml हमारा जो है 2 बार भरेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, और 14 6 आपका 20 आता है, आंसर आ जाएगा। तो अभी ये भी सही हो रहा है, ये भी। इसमें देखा कौन सा नहीं है, गलत है। आगे देख लो, इसमें देख लेते हैं आगे। ये देख लो भैया, अगर 200 ml को 6 बार भरोगे तो 200 ml को 6 बार भरोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1200 ml आ जाएगा। 6 दूना 1200 होता है। फिर 300 ml को 3 बार भरोगे तो आ जाएगा 900, और 12 9 कितना होता है 2100। तो हमारा आना है 2000 ml, तो 2100 ml हो जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। फ्री का नंबर मिलेगा, अनुमान वैल्यू लगाना, राउंड ऑफ वैल्यू लगानी है, अप्रोक्सीमेशन लिखना है भैया। राउंड ऑफ वैल्यू में जो हमारा देखो कैसे लिखते हैं, देखो अगर मान लो यहाँ 7.4 लिखा आएगा ना, इसको लिखते हैं 7। राउंड वैल्यू हम लिखना बता रहे हैं, लेकिन यहीं अगर 7.5 लिखा रहेगा तो इसको मान लेते हैं 8। मतलब 0.4 लिखा रहेगा तो हम उससे कम मान लेंगे। ठीक है, और 0.5 जहाँ लगा दिया जाएगा तो वो हमारे एक वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? उसी हिसाब से आप रखेंगे। यहाँ पर देखो लिखा गया 7.1, इसको मानेंगे 7। 3.84 तो इसको मानेंगे 4 बटे हमारा हो जाएगा 9। यही हमारा आंसर है, फ्री का आंसर है। फ्री का नंबर था भैया, बोलते थे पता नहीं कैसे पेपर कठिन था, मैथ बहुत आसान था पूरा। आगे देख लो, यहाँ लिखा गया 48 नंबर क्वेश्चन में, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाइयों का बना है, एक छोटा ये वाला वर्ग हुआ आपका 4 इकाई का बना है, चलो, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? भैया आयत का परिमाप क्या होगा? तो पहले भैया इस आयत का परिमाप हम निकाल लो। आयत का परिमाप नहीं, पहले इस आयत का आपको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल नहीं निकालना है तो देखिए एक क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इसका एक जो है 4 वर्ग इकाई है। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 4 होता है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग, भुजा गुणे भुजा होता है, मतलब भुजा घाते 2 होता है। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? भुजा घाते 2 पढ़े होंगे ना। तो इसका एक लंबाई 2 हो जाएगा, ये भी लंबाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। ठीक, नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? अगर देखिए आपको दिया है कि यहाँ दिया है एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का, वर्ग इकाई का मतलब होता है इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, इसका एक भुजा हो जाती है 2, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है कि भुजा घाते 2, तो 2 का वर्ग करोगे तो हमारा 4 आ जाएगा ना। तो इसकी भुजा कितना हो गई, 2 हो गई। तो ऐसे छोटे वाले वर्गवक देखोगे तो इसकी भुजा कितनी होगी, 2, इसकी भुजा 2, इसकी भुजा 2, इसकी भुजा जो 2, और इसकी भुजा 2 हो जाएगी, इसकी भुजा 2 हो जाएगी। तो अगर देखोगे लंबाई हमारा कितने हो जाएगा, 2 2 4 4 4 8 हो जाएगा, और चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल जानते हो कैसे निकलता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई का मान 8 है और चौड़ाई का मान 4 है, तो 8 4 12 गुणे 2 बराबर 24। तो 24 वर्ग इकाई हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है कि ये बड़ा वाला वर्ग हमारा दिया था 4 इसका, तो इसका भुजा आ गई 2, इसके हिसाब से ऊपर वाली हमारा भुजा कितना आ गई 8, और ये भुजा आ गई 4। और हमारा जानते हैं कि हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई निकाल ली, तो 8 4 12 दूनी 24 आ गया ना। चलो भैया आगे हमारा 49 नंबर क्वेश्चन देखो दिया है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, बच्चे द्वारा प्राप्त अंक की माध्यिका। भैया फ्री में नंबर है। अरे यार सब में अगर बराबर नंबर किया तो माध्यिका 75 आ जाएगी, खत्म, आंसर है, फ्री है।
कठिन क्वेश्चन था। कुछ लोग मैथ से डरते हैं, पता नहीं क्या डर लगता है। चलो भाई आगे देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए ठोस को निम्न में से मोड़कर किसे बनाया जा सकता है। इस प्रकार से कौन दिख रहा है त्रिभुज टाइप का, तो इस प्रकार से दिख रहा है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से क्लियर हो रहा है ना एक एक चीज़। चलो देखो भैया, बहुत अच्छा, शानदार। चलो लिखा है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, ललका भाग हमारा 40 है, मतलब 1/2 का मान 40 है। ठीक है, मतलब आधा का मान 40 है तो पूरा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया। अगर आधा बराबर 40 है, मतलब कोई भी चीज़ है वो आधा है 40 है, 1/2 मतलब आधा होता है, तो पूरा 80 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना। चलो, तो दिया गया है तो सफ़ेद भाग क्या होगा, 80 का 1/8 निकाल लो। ठीक, यही करना है ना, तो 80 गुणे 1/8 कर लो। लो आंसर आ गया 80 गुणे 1/8। पता नहीं कैसे कठिन रहता है। 8 दहा में 80, तो हमारा हो जाएगा कितना, 10। तो 10 का ही आंसर दिया है, पहले वाले ऑप्शन में आंसर 10 दिया है। फिर से बताते हैं, 1/2 भाग आपका दिया है 40, मतलब आधा भाग आपका 40 दिया है। ठीक है, आधा भाग 40 है तो पूरा भाग हमारा कितना हो जाएगा, 80। एक भाग हो जाएगा 80, और 1/8 भाग निकालना है, तो इसी में से 80 गुणे 1/8 कर दो। ठीक है, तो 8 दहा में 80 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो भैया, 52 नंबर क्वेश्चन। अब 52 नंबर क्वेश्चन दिया भैया, निम्नांकित ठोस आकृति आकार का निरीक्षण कीजिए, और लिखा गया निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। इसको ऊपर से देखोगे तो हमारा ये दिखेगा, देखो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, 4 चीज़ दिखेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 4 ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। 4 दिखेंगे ना, क्योंकि इसमें 3 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा आगे देखिए, दिया है 53 नंबर क्वेश्चन। लिखा है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। चलो किसकी लागत अधिक देखते हैं। दिया गया है 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 रुपये वाले, 250 रुपया का एक पैकेट है और 200 पैकेट है, गुणा कर लो यार। 250 गुणे 200, तो 3 बार शून्य लिख लो पहले, 1 2 3, 3 बार शून्य हो गया। और 25 का 2 में गुणा करो, आपका 50 आ जाएगा। जोड़ो कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10। पहले खर्चा कितना आया भैया, 50,000 रुपया। ठीक है, पहले खर्चा कितना आया, 50,000 रुपया आया। आया कि नहीं आया, आया 50,000 पहले का, भैया गुणा करना है। दूसरा दिया 250 प्रत्येक वस्तु, 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, 20 एक दर्जन कितने होते हैं, 12, तो 12 गुणे 20, 20 दर्जन हो जाएंगे, और गुणे 250। ठीक है, अब देखो गुणा कर लो पहले, यहाँ पर गुणा करोगे 0 0 साथ में लिख लो, 2 0, और 25 में 2 से गुणा करोगे तो हमारा आ जाएगा 50 गुणे 12। अब देखिए 3 जीरो हमारे यहाँ आ गए, ये 3 जीरो कैसे लिख लेते हैं, और 12 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 60, तो यहाँ पर कितना आ गया 60,000। भैया कौन ज़्यादा है, 50,000 ज़्यादा 60,000, आपने बताओ कौन ज़्यादा है। हाँ, कौन ज़्यादा है, ये आंसर देना है यार, यही बता दो। इसमें देखो दिया आ गया है ऑप्शन, देखो पहला वाला, देखो किसकी लागत अधिक है, 2 की, 1 और 2 की गणना नहीं किया सकता, 1 की। तो भैया अभी तुम 2,000 निकाले हो ना दूसरे वाले की, इसका 60,000 निकाल, इसका 50,000 निकाल, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो भैया, इसमें दे दिया है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का सम संख्याओं तक योग क्या। भैया सम संख्या का जोड़ोगे, सम संख्या मतलब ये होता है इकाई नंबर हुआ। देखो देखो भैया, ये बताओ कई नंबर हुआ, 1 - 1 बराबर 2 नंबर हुआ, तो बराबर आ गया 0। सम संख्या हुआ ना, एक संख्या 1 2 सम संख्या हुआ। ऐसे 3 4 सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना भैया। अगर देखो एक बात सुनो, अगर तुम लोग बोर हो रहे हो ना तो वीडियो को पॉज कर दो। ठीक है, पॉज करके जाओ, थोड़ा घूमो टहलो। ठीक है, और उसके बाद फिर आके वीडियो देखना, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, थोड़ा मैथ बोरिंग सब्जेक्ट होती है, कम समझ में आता है, जिसको नहीं आता है ना उसको नहीं आता, जिसको आता है उसको मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारा 55वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन पर ध्यान नहीं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए दिया है, ठीक है, तो किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए, गणितीय भाषा विकास या गणितीय समस्याओं का
जवाब देने में सटीकता, या हमारा हो जाएगा इसका देखिए तर्क कौशल का विकास, या हमारा हो जाएगा गणितीय अवधारणाओं को समझना। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर दिया है किस पर ध्यान नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि तर्क कौशल का विकास। ठीक है, लेकिन इसका तर्क कौशल का विकास ठीक है, लेकिन हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, देखिए गणितीय अवधारणाओं को समझना भी इसका आंसर हो जाएगा। तो जो सबसे हमारा मतलब गड़बड़ आंसर हो जाएगा अवधारणा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को गणितीय अवधारणा, तर्क तो बता सकते थोड़ा मोड़ा, जोड़ना घटाना बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप बच्चों को जो है इसके बारे में गणितीय अवधारणा नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर बच्चे नहीं समझ पाएंगे इतना अवधारणा। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाता है। इतनी क्रियाएं करनी है तो इसको कैसे कैसे करते हैं सॉरी दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर देना है कैसे कैसे सब किया जाएगा। देखो भैया सबसे बढ़िया ना, कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका जो है बच्चों को समझाने के लिए पहले ना उसको अपनी भाषा में माध्यम में सब जो है अनुभव प्रदान करवा दो। अनुभव प्रदान कर, मतलब एक समय था ऐसा ऐसा हुआ था, अनुभव प्रदान करवाने के बाद आप उसको भाषा के माध्यम से समझा दिए। अब भाषा के माध्यम से समझाने के बाद, चित्र बना के समझाने के बाद, फिर उसके बाद इसे कर दिए, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो चौथा वाला 1, तीसरा वाला 2, ठीक है, और हमारा जो है पहला वाला 3 और दूसरा वाला 4। ऑप्शन नंबर इसको कौन सी हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा ना। चलो भैया आगे आगे देखिए, हमको लिखा गया है कि नीचे एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। लिखा है 83 - 27 = 64। चलो भैया कोई बात नहीं, लिखा है ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखो तो बच्चा जो है हासिल लेना मतलब कैरी लेना भूल गया है, तो आपको समझना है कि क्या गलती कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो लिखा गया है बच्चा नहीं जानता कि घटाना नहीं, बच्चा घटाना जानता है भैया, ये कोई बात नहीं है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया नहीं जानता है। ठीक है, आगे देखिए, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में धारणाएं गलत हैं। ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जाएगा, क्योंकि अगर उसको पता होता यहाँ से करी ले लेंगे तो 7 बच जाएगा, तो यहाँ पर वो बच्चा 5 लिख देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देता है 5, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भैया हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन कहा गया है अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक, अब इनको क्रम से व्यवस्थित करना है, तो पहला क्रम कौन सा होगा, देखिए इसमें लिखा गया शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा लिखा गया है आपको, देखिए कि शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना तथा उसका गठन करना। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए तीसरा लिखा गया है। ठीक है, तीसरा लिखा गया प्रगति रिपोर्ट का विकास, और चौथा ऑप्शन लिखा गया है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। अच्छा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा धीमा चल रहा है तो आप उसको स्पीड सेटिंग में जा करके स्पीड बढ़ा सकते हैं, वहाँ से वीडियो फास्ट हो जाएगी। फास्ट करने पर दोस्तों कुछ लोगों को वीडियो नहीं समझ में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम धीरे धीरे आपको समझाते हैं। तो इसमें देखिए हमारा सबसे पहले हमारा हो जाएगा क्या कि शिक्षण अधिगम आकलन की योजना बनाना। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा शिक्षण अधिगम के साथ मानकीकृत करना। इसके बाद हमारा हो जाएगा प्रगति रिपोर्ट बनाना। इसके बाद हमारा हो जाएगा कि बच्चों के अधिगम की प्रतिपुष्टि फीडबैक देना।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका पहले हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 दोस्तों होगा, 3 नहीं 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा गया 59 रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते दोस्तों, इनमें सबसे गलत बात होती है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं है। ठीक, इसलिए मुश्किल होता है। आगे देखो भैया कि क्या है हमारा, आगे दिया गया है आपको, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है, आप देखिए भौतिक गुणों को समझा रहा है तो क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए पहला देखिए हमारा, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे वे डम्ब सराडस खेलने का आनंद लेते हैं। आगे देखिए, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों में उनकी समझ को बयान करता है। या तीसरा ऑप्शन देखिए, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चों को आकारों का परिचय कराती है। यह एक बहुत ही रोचक विधि है जिसे आकार की अवधारणा पुनः देखने के लिए खाली समय मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से, ठीक है, किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया अब हम आते हैं पर्यावरण पर थोड़ा फास्टली चलेंगे दोस्तों, एकदम फास्टली चलेंगे, 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं भैया हमारा क्या है कि गोलकुंडा का किला किसने बनाया था। पहली बार जो इतिहास में पूछा गया था, काकतीय वंश ने बनाया था। चलो आगे देखिए, दिया गया 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया गया है 15 मिलीग्राम बटे मिलीलीटर घनत्व वाले 3 लीटर आयतन का वस्तु का द्रव्यमान होता। तो आप लोग पढ़े होंगे मास द्रव्यमान बराबर घनत्व बटे आयतन। ठीक है, आयतन होता है, नहीं दोस्तों ये आपका गलत होता है, आपका होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो आपको द्रव्यमान पूछा है तो इसका आप तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा द्रव्यमान बराबर डी में से होता है घनत्व और बी में से होता है आयतन। ठीक, वॉल्यूम दोस्तों, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको दिया देखिए 15 और वॉल्यूम दिया 3 और 15 3 हो जाएगा 45। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 45 ग्राम। ठीक है, आया समझ में। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों, अदिश राशि आपका द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। सदिश राशि कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो हमारा इसका हो जाएगा द्रव्यमान, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा फास्ट चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दिया है प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती, मतलब किसमें से प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सकती है भैया, आप लोग जानते हैं अपारदर्शी वस्तु से नहीं जा सकती है। दिया है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम, मतलब चंद्रमा पर वेट 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका वेट जो है 60 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विलेय की जो विघटन दर होता है, मतलब जिसे चीनी को पानी में घुलना है तो उसकी विघटन दर किस पर निर्भर करती है दोस्तों, सतह पर निर्भर करती है। कैसे, आप इतना बड़ा एक थाली ले लीजिए, उसमें चीनी घोल लीजिए, और इतना बड़ा एक गिलास ले लीजिए, इसमें चीनी घोल लीजिए, तो किस में जल्दी घुलेगा, इस वाले में जल्दी घुलेगा। हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लीजिए, 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो उपयुक्त रणनीति हमारा हो जाएगा बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा दोस्तों फास्टली चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे देखिए हमारा क्या है, अभय ने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। आगे देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनसे बच्चों का वास्तविक जीवन के साथ, देखिए यहाँ प्रासंगिक नहीं, कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, दिखा गया है इनसे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, कौन सा दिया ऑप्शन गलत है। इनमें दिया है इनमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने का काम समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा, बिल्कुल सही है। इससे समुदाय में उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिससे वो पीड़ित है, सही है। ठीक है, और इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, अब तो सब सही लग रहा है।
लेकिन कुछ क्वेश्चन जो गलत लग रहा है हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड लिखा गया है, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने में और उनके साथ काम करने में जो है सक्षम होगा। तो बच्चे उनके साथ काम नहीं, उनके साथ उनके बारे में सिर्फ जानकारी रखेंगे कि बच्चे डॉक्टर थोड़ी ना है, बच्चे छोटे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखा जाए, 69 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली और के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। आगे देखिए, उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करते हुए सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। शिक्षक द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? शिक्षक ने सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा अपनाया है, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक जो है उनके बारे में ये मतलब बताना है कि आपातकालीन के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपातकालीन के बारे में बताने के लिए शिक्षक द्वारा सबसे बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा? अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। ठीक है, तो बच्चे अनुभव बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं बच्चे अनुभव। ठीक है, या अन्वेषण दृष्टिकोण, अन्वेषण में क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने का दृष्टिकोण। ठीक है, या हमारा हो जाएगा मानवतावादी दृष्टिकोण, या हमारा हो जाएगा दोस्तों इसका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तो अगर देखेंगे इसका दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है, क्यों? अन्वेषण मिस होता है दोस्तों कि किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में थोड़ा मोड़ा पूछ करके जानकारी ले रहे हैं। कि जैसे ने प्रिया जब आपातकालीन घटनाओं के बारे में बच्चों को जानकारी अनुभव की, तो उनसे क्या किया, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनकी सुरक्षा कैसे किया जा सकता है, ये सभी के बारे में जानकारी, एक मतलब एक अप्रोच अपना बनाया, किस प्रकार के एक अन्वेषण मतलब इंक्वायरी का अप्रोच दोस्तों, उसके बारे में डिटेल जान करके कि अगर आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो कैसे आप बचेंगे। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों उसके बारे में सिर्फ जानकारी पूछती तो हमारा अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण हो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके सब कुछ मतलब उसका मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ बताई, हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखिए, हमारा आ गया vygotsky का सिद्धांत, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर कौन इसका सही हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा। ठीक, आगे देखो भैया क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है 71 नंबर क्वेश्चन है, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो क्या है दोस्तों इसके समृद्ध, इससे बाहर जोड़ने पर क्या समृद्ध क्या है कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों का लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय का दृष्टिकोण चर्चा से बाहर, या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तो हमारा हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, अब देखिए इस बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, इस बारे में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है, या शिक्षक दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। नहीं यार, परिवार की परिभाषा गलत है, ये हमारा यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग डिफिनेशन होती है परिवार की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ हैं? तो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखो जो 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन जाता है, यदि वह क्या हो जाए, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहीं उपयुक्त सभी मिले तो लगभग हमारा आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है, कालबेलिया जिसे कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमने बताया था वीडियो में।
लिखा गया है इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्यों जागरूक बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह एक अवैध कार्य है। क्या, सांप पकड़ना एक अवैध कार्य है। आगे देखिए कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए सबसे प्रासंगिक क्या है। प्रासंगिक क्या है कि उन विद्यार्थियों या उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में अपने घर से बिना खाना खाए आते हैं, जो है बहुत मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिना खाना खाए आते हैं, उनके लिए जो है हमारा मिड डे मील की व्यवस्था है। आगे देखा जाए तो हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है। ठीक है, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों की अध्यायों को की संख्या को कम करना, अबोध का भार कम करने की जरूरत, ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत, या स्कूल बैग को कम करने का वजन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ईबीएस कक्षा में समूहों में सीखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो समूहों में सीखने का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, बाला का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, बाला का हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कहीं भी आपको अगर बिल्डिंग मिल जाएगा ना तो उसको बाला का फुल फॉर्म होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ हो जाएगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, या विभिन्न वैज्ञानिक घटनाओं का स्पष्टीकरण। अब देखिए वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा कि वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार हमारा हो जाएंगे वैकल्पिक जो है ढांचा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका हमारा आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा। देखते हैं चौथा क्या हो जाएगा, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा किए जाते हैं, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह कथन क्या है। रूढ़िबद्ध धारणा है यार, जानते हैं आप लोग, स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता से आया है, लिंग विभेदीकरण से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। दिया गया भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो हमारा देखिए यहाँ देखिए आपका जम्मू कश्मीर ऐसे भारत का नक्शा बना है, यहाँ आपका जम्मू कश्मीर ऐसे भारत का नक्शा कुछ इस टाइप के बना है। ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप का बना है। ठीक है, ऐसे ये जम्मू कश्मीर है, ये हमारा ये हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपका बिहार है, ये आपका यहाँ पर गोवा है। ठीक है, तो दिया है, ये बताइए यहाँ जम्मू कश्मीर कहाँ पर हो जाएगा, इधर से ऐसे देख मिलाएंगे उत्तर पश्चिम में, देखिए यहाँ उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और गोवा हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मैप पे मिलाएंगे तो आराम से आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो भैया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में सबसे धीमी गति से होगी। धीमी गति से क्या होगी भैया, जब क्या हो जाएगा, पहले देखो, जब क्या हो जाएगा दोस्तों, सतह का क्षेत्रफल घटता है तापमान बढ़ता है, नहीं गलत हो जाएगा। सतह का क्षेत्रफल घटता है सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तापमान घटता, गलत हो जाएगा। सतह का क्षेत्र और तापमान जब दोनों कम होगा तो हमारा वहाँ वाष्पन जो है कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ना ये होता है प्लेट, थाली ले लीजिए, थाली ले लीजिए, उस थाली में पानी गर्म करिए। ठीक है, और उसी टेम्परेचर में आप एक छोटा सा बर्तन लीजिए, कोई पतीला लीजिए, गिलास ले लीजिए, उसमें पानी गर्म करिए, तो कौन देखिए जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका पानी जल्दी उड़ेगा, इसका पानी बाद में उड़ेगा, तो वही हमारा इसमें कहा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। चलो भैया, समझ में आ रहा हो तो लाइक करके जाना भैया। ठीक है, लाइक जरूर कर लेना, लाइक नहीं करते हो यार आप लोग। ठीक है, आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष समझने की क्षमता क्या होती है। क्या, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल, या दिशात्मक। हमारा हो जाएगा ग्राफिक कौशल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
आगे देखिए हमारा क्या है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने वाले पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो हमारा हो जाएगा नंबर 4 एनसीएफ 2005 जो आप लोग पढ़ते हैं। स्थानांतरित खेती कहाँ होता है दोस्तों? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है भारत में, ठीक है, जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है। आगे दिया नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थोड़ा फास्टली चल रहे हैं दोस्तों, अगर लग रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा आप इसको स्लो कर लीजिएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा बाद में देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा टहल घूम लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें या गैसें हैं? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लो भैया, आगे हमारा है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? मतलब जैसे ठंडे जगह पर जो है बरसात क्यों नहीं होती है, ठीक है, क्यों नहीं होती बताइए? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि जो ठंडा हमारा प्रदेश है ना, जैसे लद्दाख है, लेह है, तो यहाँ पर क्या है, ये हिमालय की वृष्टि छाया में, हिमालय की वृष्टि छाया में यहाँ पर लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं वर्षा होती है। आगे देखो, लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। चलो भैया, आप जल्दी से हम कर लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी, ठीक, कितना आपको समझ में आ गया होगा ना। हिंदी कर लेते हैं भैया, हिंदी देख लो हमारा, हाँ हिंदी है। हिंदी में देख लेते हैं, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कविता सुनकर लिखना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में लिखना, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसको तो दोस्तों बहुत जल्दी खत्म करेंगे। देखें क्या लिखा गया है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई को दर्शाता है। तो भाषाई को दर्शाता है कि वह जो है क्या, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। आगे देखिए हमारा आंसर क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेषता की आवश्यकता का पहचान करना, भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या भाषा की त्रुटिगत को पहचानना, या भाषा की बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और शिक्षकों को बताना, अन्य शिक्षकों को बताना। तो ये हमारा देखिए उद्देश्य नहीं है कि हमारा बताना उद्देश्य नहीं, कोई बताना जरूरत नहीं, वो बालक बोलेगा खुद ही सबको पता चल जाएगा। आगे देखिए, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन मतलब सबसे अच्छा लेखन क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, या पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का सूत्र लिखना, या किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करना, या छुट्टियां कैसे मनाई जाए उसका वर्णन करना। तो उत्कृष्ट लेखन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे सपनों के भारत, मतलब आप इमेजिन करके बच्चा सोच करके लिखेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए तो देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, ये देखिए कौन सा कथन सही है। तो क्या है, भाषा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजा क्षमता नहीं होती है भैया। जो वाइगोत्स्की कहते हैं, अगर वाइगोत्स्की का कथन देखा जाए तो बच्चे कहते हैं कि बच्चों में क्षमता होती है कि उनको सिर्फ वातावरण प्रोवाइड अगर दे देंगे तो बच्चे सीख ले जाएंगे। आगे देखिए दूसरा, बच्चे विद्यालय में आकर भाषा सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। या बच्चे विभिन्न संचारों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, ठीक है। या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया हमारा लिखने संबंधित समस्या होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो हमारा ऑप्शन आपसे 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तक में आप किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। तो किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हमारा हो जाएगा कि देखिए हिंदी भाषा के विविधपूर्ण रूप देने वाली घटनाएं, हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ठीक है, भाषाओं को क्या हो जाएगा, संसाधन के रूप में कार्य करें। मतलब जैसे नहीं होता है कि बहुत से जो है अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे आते हैं तो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उसको आप किस तौर पर लेंगे। आगे देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार क्या है, ठीक है। मुख्य आधार क्या है कि
मुख्य अंतर देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार है। ठीक है, तो भाषा को सीखना जो ग्रामर के, जैसे नहीं हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, और भाषा को अर्जित करना मतलब हम लोग जो अपनी भाषा मातृभाषा को सीखते नहीं हैं, जो दूसरों देख देख कर सीखते हैं, तो उसको आते हैं अर्जित करना। ठीक है, तो भाषा का उपलब्ध परिवेश अगर हो जाएगा तो हम भाषा को आराम से अर्जित कर ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। अब देखिए आगे आगे हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा लिखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो हिंदी भाषा लिखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, ठीक, या कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखने का आकलन, या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। ठीक, तो इसमें हमारा देखिए लिखा गया हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा आपका परिवेश, कहाँ गया, इसका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। और देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये कक्षा में प्रिंट समृद्ध का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका 3 सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बच्चे बोलचाल की भाषा में का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? मतलब जो बच्चे आते हैं स्कूल में कि बोलचाल अपने यहाँ की भाषा लेकर आते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये हो जाएगा कि आप जो उन्हीं उसी भाषा को प्रयोग करते हुए अगर आप उनको जो है सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सही आंसर है। थोड़ा फास्ट खत्म करेंगे दोस्तों। आगे देख लीजिए कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ठीक है, आगे देखिए बच्चों के मानक भाषा का प्रयोग करने के अवसर दें, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति पढ़ने का अवसर दें। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट खत्म करेंगे दोस्तों क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो। कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल पर को कमजोर मानते हैं? तो हमारा इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ईदगाह पर हामिद ने क्या खरीदा, जिसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए डैश अति महत्वपूर्ण है। डैश अति महत्वपूर्ण है, तो भाषा के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भैया संप्रेषण महत्वपूर्ण है। अगर आप भाषा जानते हैं तो अगर आप बोलना चाहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए एक हमारा यहाँ पर जो है आपको कविता है कि क्या है, पूर्व चलने की बटोही। तो देखो दोस्तों एक कविता और उस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके हम सभी आंसर आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, इतना है आपका कविता। ठीक, इसके आंसर देखिए पहला वाला आंसर क्या है। ठीक है, लिखा गया है कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, अगर इसका देखा जाएगा तो इसका हमारा तो किसकी ओर किया गया है? अनिश्चितता से अनिश्चितता की ओर किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कविता में आय सुमन और कंटक का भाव किससे है? तो इसका हो जाएगा सुख और दुख से। ठीक, आगे देखो 108 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो किस बात की प्रेरणा दे रहा है दोस्तों, तो हर संभव स्थिति में आगे बढ़ने की। ठीक है, तो मतलब हर स्थिति में आगे बढ़ने का हमारा प्रेरणा दे रहा है। आगे देखिए इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में सरित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए जयमाला लिखा कहीं, जयमाला हमारा नहीं है, जयमाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 111 नंबर, अनिश्चित शब्द में से कौन सा प्रत्यय आ सकता है? अनिश्चित में अगर ता लगा देंगे तो अनिश्चितता आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक हमारा ये पैसेज है, इसको आप लोग पढ़िएगा और इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। ठीक, इसको आप पढ़िएगा, देखिए आराम से, इसके स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए। देखिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
चलिए देखिए क्या है कि हमारा 112 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया 112 नंबर क्वेश्चन है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हमारा होता है माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त ना कर मतलब माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि लगता है कि उन्हें क्या लगता है कि उन्हें स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है, या स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, समाज में इसकी व्यापक सम्मति नहीं है, तो हमारा इसका हो जाएगा सम्मति नहीं है। ठीक, आगे देख लीजिए 115 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा क्या है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। तो अगर देखा जाए शिक्षा व्यवस्था जो है कविता इसको किस दृष्टि से देखती है दोस्तों, तो साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक या बाधक है, तो बाधक के रूप में देखती है। ठीक, चलो आगे देखें हमारे आगे क्वेश्चन। हाँ, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनसे बच्चे अपनी राह में भटक जाएंगे। ये हमारा कहा गया है कविता में, लेकिन ये हमारा ये गलत है। ठीक है, बच्चों के लक्ष्य निर्धारित कौन करता है, माता पिता करते हैं। अगर पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। कविता कविता सुनाई जाए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ठीक, आगे देखिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या है सांस्कृतिक में प्रत्यय है, एक प्रत्यय हो जाएगा। मंजूर का समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मंजूर का समानार्थी आप लोग देखेंगे तो हो जाएगा आपका स्वीकार। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि हाँ आपको मंजूर करना है, मंजूर है, स्वीकार है कि नहीं है। तो दोस्तों ये 120 क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हम 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का करने वाले थे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रहेगी, इसलिए 30 क्वेश्चन उसको हम दूसरे वीडियो में देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, शेयर भी कर दिया करो। अगर देख रहे हो तो शेयर ज़रूर कर दिया करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।